प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसके पास एक सुंदर घोड़ा था। उस व्यक्ति के 4 बेटे थे, लेकिन वे सभी बहुत मूर्ख थे। उन्हें अपने पिता से बहुत प्यार था। जब पिता का निधन हो गया, तो यह समस्या खड़ी हो गई कि अब घोड़े की देखभाल कौन करेगा। देखो भाइयों, जब हम 4 हैं तो घोड़ा भी 4 हिस्सों में बंटना चाहिए, तभी तो बराबरी होगी। हाँ हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। एक काम करते हैं, घोड़े के 4 पैर हैं, तो एक एक पैर हम चारों भाइयों में बांट लेते हैं। चारों भाइयों ने आपस में मशविरा किया और फैसला किया कि घोड़े को आपस में बराबर बांट लिया जाए। उन्होंने सोचा कि अगर हम उसे काटें, तो हर भाई को एक टांग मिल सकती है, लेकिन वो परेशान हो गए कि बाकी जिस्म को कैसे तकसीम करें। इसी दौरान एक मुसाफिर वहां से गुजरा। उसने उनसे पूछा, अरे मूलचंद, तुम चारों भाई बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? हम 4 भाई हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि घोड़े को कैसे बराबर बांटा जाए। अरे, ये तो बहुत आसान है। घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले उसे आपस में बराबर बांट लो। सभी भाई इस सुझाव से सहमत हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की ओर रवाना हुए। अरे भाइयों, जल्दी करो ना, शहर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। रास्ते में जब वे जंगल से गुजर रहे थे, तो रात हो गई। थकान की वजह से वे सभी सो गए। रात को एक चोर आया, घोड़े की रस्सी खोली और धीरे से घोड़े को चुरा कर ले गया। कुछ देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा गायब है। उसने दूसरे भाइयों को जगाया और बताया कि घोड़ा चोरी हो गया है। अरे भाइयों, उठो, गजब हो गया, हम तो लुट गए। हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। रामाजान, वो चोरी करके ले गया होगा, अभी सो जाओ, सुबह उठकर ढूंढेंगे। सुबह चारों भाई रवाना हुए और रास्ते में ऊंट के कदमों के निशान देखे। एक ने कहा, यह ऊंट का निशान है। दूसरे ने कहा, यह ऊंट एक आंख से अंधा था। तीसरे ने कहा, लगता है यह ऊंट रस्सी तोड़कर भागा है। अभी चारों भाई आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी एक आदमी उनकी तरफ आता हुआ नजर आया और आकर उनसे पूछा, अरे भाइयों, क्या तुम लोगों ने मेरा ऊंट देखा है? बहुत वक्त से ढूंढ रहा हूं, मगर मिल नहीं रहा। आह, कौन सा ऊंट जो एक आंख से अंधा है और जो रस्सी तोड़कर आया है, वो ऊंट क्या? हाँ हाँ, वही ऊंट। तुमने देखा है क्या? कहाँ है मेरा ऊंट? अरे भाई, हमें क्या पता, हमने तो नहीं देखा। हमने तो बस इसके पैर के निशान देखे हैं, बस। अरे, मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? कहाँ है मेरा ऊंट? तुम लोगों ने कहाँ छुपा लिया है? मुझे जल्दी बताओ। अरे भाई, क्यों गलती पर पड़ रहे हो? जब कह रहे हैं कि हमने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा, तो बहस किस बात की, बस बता दो। जब यह मामला हल नहीं हो सका, तो फिर यही फैसला हुआ कि पांचों राजा के पास चलेंगे। अब राजा ही इस बात का फैसला करेगा। हालांकि वो पांचों राजा के दरबार की तरफ निकल पड़े। रास्ते में जमीन पर किसी इंसान के पैरों के निशान नजर आए। तब चारों भाइयों में से एक ने कहा, ये तो किसी औरत के पांव के निशान लगते हैं। दूसरे ने कहा, लगता है ये नजरें झुकाए हुए घर से निकली है। तीसरे ने कहा, ये तो काफी मोटी मालूम होती है। बातें करते करते जैसे ही वे आगे बढ़े, एक आदमी हांफता हुआ दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसने उनसे पूछा, भाइयों, रास्ते में तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? आह, वो जो नाराज होकर घर से निकली थी और मोटी भी थी। हाँ हाँ, वही वही,
कहाँ है मेरी पत्नी? हमने तो उसे नहीं देखा, जाकर तलाश करो। जब बहुत ज्यादा बहस होने लगी तो एक भाई ने कहा, अगर तुम्हें हम पर शक है और हमारी बात पर यकीन नहीं है तो तुम भी हमारे साथ राजा के पास चलो, वहीं फैसला होगा। अब वह शख्स भी उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वह एक शहर में जा पहुंचे। वहां एनो ने एक गली में एक आदमी से पूछा, अरे भाई, क्या तुम बता सकते हो यहाँ रमजान का घर कौन सा है? हाँ बाबूजी, रमजान का घर तो ठीक आपके पीछे ही है, एकदम सामने। सब के सब रमजान के घर की ओर चल पड़े और तभी इन भाइयों में से एक ने जोर से आवाज लगाई, अरे रमजान खान कौन है? जरा बाहर आओ। रमजान खान मैं हूं, कहिए क्या बात है? अच्छा, तो तुम हो रमजान खान। कल रात तुम हमारा घोड़ा चोरी करके ले गए थे, वो हमें वापस कर दो। अरे कौन सा घोड़ा भाई? अरे क्या तुम लोग पागल हो गए हो? कौन सा घोड़ा? मैं तो अपना घर पर हूं। भला मैं तुम लोगों का घोड़ा कैसे चुरा सकता हूं? जब बहस बहुत ज्यादा होने लगी तो यही फैसला हुआ कि सब राजा के पास चलते हैं। सभी का फैसला राजा खुद करेगा। अब यह सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने उनसे पूछा, अरे आप सब लोग एक साथ महल में, क्या बात है? आप सब कौन हो और यहां महल में आप सब क्यों आए हो? यह सुनकर चारों भाइयों में से एक भाई बोला, हम न्याय के लिए राजा के दरबार में उपस्थित हुए हैं। फिर सबने राजा को सारी बात बारी बारी से बता दी। ऊंट के मालिक ने कहा, इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊंट के बारे में सारी बातें ठीक ठीक बताईं और फिर कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। ऊंट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं। मुझे न्याय चाहिए। दूसरा व्यक्ति कहने लगा, मेरी पत्नी रात को घर से निकली थी और इन लोगों ने उसके बारे में बिल्कुल सही जानकारी दी और साथ ही कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। मेरी पत्नी को अगवा करने वाले यही चारों हैं और कोई नहीं। राजा ने जब यह सब सुना तो बहुत हैरान हुआ और इन चारों भाइयों से पूछा, तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? हुजूर, हमारी बात पहले ध्यान से सुन लीजिए। रात को रमजान खान ने हमारा घोड़ा चोरी कर लिया। अभी वो इतना ही कह पाए थे कि रमजान खान ने कहा, आलीजा, मुझे इसके बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं। मुझे ये लोग बेवजह पकड़ लाए हैं। जब रमजान खान घोड़ा चुराकर ले जा रहा था तो तुम में से किसी ने उसे देखा? हुजूर, हम में से किसी ने उसे नहीं देखा। जब तुम लोगों ने उसे देखा ही नहीं तो उस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाते हो? और ये जो दूसरे लोग तुम्हें अपने मुकद्दमों में मुल्जिम ठहरा रहे हैं, उसकी सफाई में तुम क्या कहना चाहते हो? हुजूर, ये लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं। हम मुजरिम नहीं हैं। दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं। हमें सब कुछ उसी इल्म के जरिए मालूम होता है। अगर ऐसा है तो मैं तुम लोगों का इम्तिहान लूंगा और देखूंगा कि क्या वाकई तुम्हें इल्म गैब आता है या तुम बस बातें बना रहे हो। इसके लिए मैं एक चीज को दूसरी चीज के अंदर छुपाकर रखूंगा। अगर तुम लोगों ने ठीक ठीक बता दिया तो मैं मानूंगा कि तुम लोग वाकई गैब जानते हो और बेकसूर हो। फिर बादशाह ने एक अनार मंगवाया और उसे संदूक में बंद करके उनसे पूछने लगा, बताओ इस संदूक के अंदर क्या चीज है? वो चारों भाई एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, कोई गोल गोल सी चीज है। इसके सिर पर कोई छोटा सा ताज भी है। इसके बीच में दाने दाने हैं। अरे भाइयों, साफ साफ राजा को क्यों नहीं कहते कि संदूक में अनार है? अब बादशाह को यकीन हो गया कि ये भाई सच्चे हैं और ये इल्म गैब जानते हैं। बादशाह ने रमजान खान से कहा कि इन भाइयों का घोड़ा वापस कर दो या उसकी कीमत अदा करो, और दूसरों से कहा कि जाओ तुम अपना ऊंट और ये अपनी बीवी को तलाश करो, क्योंकि ये भाई वाकई इल्म गैब जानते हैं। रमजान खान से घोड़े की कीमत वसूल करके उन चारों भाइयों ने उस रकम से भेड़ बकरियां खरीद लीं और अपने गांव की तरफ रवाना हुए।
दोपहर के वक्त वे एक जंगल में पहुंचे। वहां पेड़ों की छाया थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों भाई थकान से चूर हो चुके थे, इसलिए वहीं बेखबर होकर सो गए। जब एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि बकरी का एक बच्चा एक पेड़ पर चढ़ा हुआ है और भेड़ें जुगाली करते हुए मुंह हिला रही हैं। उसने अपने भाइयों से कहा, हाँ? चुपके से उठ जाओ। क्यों? क्या हुआ? अरे भाई, वो देखो तो, ये क्या हो रहा है? बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भेड़ें हमें मारने के लिए आपस में सलाह कर रही हैं। चारों भाई वहां से भाग निकले और भेड़ बकरियों को वहीं छोड़ दिया। एक भेड़ ने उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया तो एक भाई ने पत्थर उठाकर भेड़ पर दे मारा। जब वे काफी देर तक भागते रहे तो थक गए और उनकी सांसें फूलने लगीं। भागते भागते वे रुके और एक ने कहा, अरे अरे भाइयों, मैं बहुत थक गया हूं, जरा गिनती करो, क्या हम सब पूरे हैं या नहीं? 1 2 3। अरे अरे, गजब हो गया भाइयों, हम तो सिर्फ 3 ही भाई बचे हैं। अरे, हमारा एक भाई भागते भागते शायद ये नदी पार करते वक्त नदी में गिर गया। हाय हाय, ये क्या हो गया? हमारा चौथा भाई गायब है। ठहरो ठहरो, मैं गिनती करता हूं। ये 1, ये 2, ये 3, हम में से वाकई चौथा भाई गायब है। इसी तरह बारी बारी चारों ने गिनती की और हर एक मूर्ख ने खुद को नहीं गिना। वो समझते रहे कि चौथा भाई कहीं गुम हो गया है। इसी दौरान वहां से एक घुड़सवार गुजर रहा था। जब उसने इन भाइयों की ये हरकत देखी तो समझ गया कि ये तो कोई पहले दर्जे के मूर्ख हैं। वो घुड़सवार अपने घोड़े से उतरा और उन चारों भाइयों के पास जा पहुंचा और उनसे पूछने लगा, अगर मैं तुम लोगों की गिनती पूरी कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? फिर हम सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। जहां तुम हमें ले जाओगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। घुड़सवार ने पहले एक भाई का हाथ पकड़ा और कहा, ये 1। फिर दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, ये 2। और इसी तरह गिनती पूरी की। इस पर चारों भाई खुश हो गए और कहने लगे, तुमने तो हमारा लापता भाई भी लौटा दिया है। तुमने हमें अपना गुलाम भी बना लिया है। अब तुम जो भी कहोगे हम मानेंगे। तभी घुड़सवार ने इनसे पूछा, तुम लोग इस तरह भाग क्यों रहे थे? हमारी बकरियां और डंडे तोड़ रही थीं और भेड़ें हमें मारने के लिए मशवरा कर रही थीं। अब मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हारी भेड़ बकरियों के साथ सुलह करवा सकूं। जब वे जंगल के करीब पहुंचे तो रास्ते में वही भेड़ मरी हुई मिली। वे भाई कहने लगे, यही वो भेड़ है जो हमें मारने का मंसूबा बना रही थी। जंगल पहुंचकर जब उन्होंने भेड़ बकरियों को देखा तो सब घबरा गए। घुड़सवार उनके करीब गया और हर एक को सिर पर थपकी दी। फिर भाइयों से कहा, डरो मत, अब सब कुछ ठीक है। अब ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। फिर उसने कहा, अब देखो, ये बकरियां और भेड़ें अब तुम्हें कुछ भी नहीं कह रही हैं। अब तुम लोग भी मेरे साथ चलो। घुड़सवार भेड़ बकरियों को लेकर घर पहुंचा। चारों भाई भी उसके साथ थे क्योंकि वे उसकी गुलामी स्वीकार कर चुके थे। उसने चारों भाइयों को अपने सामने खड़ा किया और हर एक को जिम्मेदारी दी। मेरी माँ बीमार है, उसकी सेवा करो और याद रखना उस पर मक्खी भी न बैठने पाए। तो ये सारा रेवड़ चराने ले जाओ और ध्यान रहे किसी भी जानवर को कुछ भी नहीं होना चाहिए। बैलों के लिए घास काटो और उन्हें खिलाओ और ध्यान रहे बैल को कुछ भी नहीं होना चाहिए। चौथे भाई से कहा, गेहूं की फसल काटकर एक जगह सलीके से रख दो। घुड़सवार ने काम सौंपकर अपने कारोबार में लग गया। जिस भाई के जिम्मे मक्खी उड़ाने का काम था
वह एक डंडा लेकर बैठ गया। जब मां पर मक्खी बैठती, वह डंडे से मक्खी को मारता। बेचारी बूढ़ी चीखती चिल्लाती रही। 3-4 जोरदार डंडों के बाद दम तोड़ गई। भाई ने सोचा शायद वह आराम कर रही है। उसने उस पर चादर डाल दी और खुद एक तरफ बैठ गया। बैलों को चारा खिलाने वाले भाई ने सोचा कि यह काम मुश्किल है। उसने दोनों बैल काट डाले और उनके मुंह घास में डाल दिए। गेहूं काटने वाले ने सोचा कि भून लेना ही बेहतर है। उसने पूरी फसल को आग लगा दी। जब चौथा भाई भेड़ बकरियां चरा रहा था तो भेड़िए आ गए और उन्हें खाने लगे। भाई ने सोचा कि कुत्ते भूखे हैं। उसने भेड़ें छोड़ दी और वापस लौट आया। दोपहर को घुड़सवार घर आया। उसने पहले भाई से पूछा, क्या तुमने माँ की सेवा की? हाँ हाँ, बहुत समझदारी से किया। मैंने एक भी मक्खी नहीं बैठने दी आपकी माँ पर। अब वो आराम कर रही हैं। जब घुड़सवार ने अपनी माँ के चेहरे से चादर हटाई तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी माँ मर चुकी थी। वह फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, माँ उठो ना, मैं आ गया हूँ। घुड़सवार बहुत डर गया। उसने सोचा कि माँ तो मर गई। फिर उसने भाइयों से पूछा, तुम लोगों ने क्या क्या किया है? उसने एक एक करके सभी से पूछना शुरू किया। शहर के कुत्ते भूखे थे, इसलिए मैंने उन्हें भेड़ें खाने दी। मैंने फसल भून दी ताकि माँ को रोटी न पकानी पड़े। उनके मुंह घास में डाल दिए हैं, वो खुद ही खा रहे हैं। जब देखा तो बैलों के सिर कटे हुए थे। तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला, मेरे कारोबार को तबाह कर दिया। मैं तो तुम लोगों से भी बड़ा मूर्ख हूं, जिसने अपना सब कुछ तुम लोगों के हवाले कर दिया। हाय हाय, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ मेरे नजर के सामने से। एक बेलचा लो और कब्रिस्तान जाकर एक कब्र खोदो जो कान के बराबर गहरी हो। वे कब्र खोदने गए। एक ने बेलचा मारा और दूसरा अपना कान जमीन पर रखकर बोला, यह तो कान से बड़ी हो गई। सभी ने अपने अपने कान जमीन पर रखे और कहा, यह कब्र तो बड़ी है। सोचा, घुड़सवार पहले ही नाराज है, कब्र बड़ी हुई तो वह और नाराज हो जाएगा। फिर कब्र वहीं छोड़कर वापस आ गए। घुड़सवार हैरान हुआ। अरे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए हो? उन्होंने कहा, हाँ हाँ मालिक, हमने तो आपके बताए हुए तरीके से कब्र खोद दी है। अब चलिए, आप हमारा साथ दें। जब घुड़सवार साथ गया तो कब्र दिखाई नहीं दी। अरे कहाँ है कब्र? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। कहाँ खोदी है तुम लोगों ने? ये देखिए, कान के बराबर कब्र। आपने ही तो कहा था कि कान के बराबर कब्र खोदनी है। अरे बेवकूफों, मैंने तो गहराई का अंदाजा दिया था। ये तो मुट्ठी भर कब्र है। तुम लोग कभी भी नहीं सुधर सकते। अब तुम लोग आजाद हो। मेरा तो सब कुछ छीन लिया तुम लोगों ने। अब क्या मुझे मारकर ही चैन लोगे? फिर वो चारों भाई वहां से चले गए। अपनी मूर्खता की वजह से वे एक बार फिर आजाद हो गए थे।